नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड कल के सारे प्रीवियस डे के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे, तंदुरुस्त और खुश होंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं 27 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन, क्वेरी या क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लिखिए। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। हु लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप फर्टिलाइज़र? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। हमारे यूनियन मिनिस्टर और कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने वेंसडे को लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप। डैप की फुल फॉर्म हो जाएगी डाई अमोनियम फॉस्फेट। जैसा कि हमें पता है 2021 जून की बात है, ये पहला फर्स्ट नैनो यूरिया लॉन्च किया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए पहला लिक्विड नैनो डैप फर्टिलाइज़र लॉन्च किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि नैनो डैप फर्टिलाइज़र है क्या। देखिए, जो हम पहले ग्रैनुअल यूज़ करते थे, ग्रैनुअल डैप फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 40% पाए। यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, 18 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 2 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, तो उनको एक फर्टिलाइज़र के तौर पर किसान भाई यूज़ करते हैं। तो उसको ही अब हम ये ग्रैनुअल ना तो होकर हम लिक्विड फॉर्म में लाए हैं, नैनो लिक्विड फॉर्म में लाए हैं, जो कि अब उसकी प्राइस देख लेते हैं। पहले जो इसका प्राइस था 1350 kg के बैग का, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। 650 रुपये का ये एक 500 ml का ये बोतल में आएगा। इसको आप पानी में, किसान भाई पानी में डालकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसमें दोनों की मात्रा कम भी है, मतलब कि कम मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन लगभग 8% और फॉस्फोरस में 16% इसमें नैनो डैप में इसकी। तो ये हेल्पफुल कैसे है? देखिए, हेल्पफुल इस तरह, ये कई सारे पॉइंट मैं आपको गिनाऊंगा। ये हेल्पफुल किस तरह है? जैसे पहला, सस्टेनेबल फार्मिंग में हेल्पफुल है। दूसरा, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है किसान भाइयों के लिए। कम पैसे में, पहले जहाँ 1350 रुपये वो खर्च करते थे, अब वो 600 रुपये ही खर्च करेंगे। दूसरा, ये हमारे जो गवर्नमेंट है जो इंपोर्ट करती है बाहर से फर्टिलाइज़र, उसमें मदद करेगा। तीसरा, फर्टिलाइज़र सब्सिडी उसको कम करेगा। किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करेगा। चौथा, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, जो पहले ये डेंजरस था, ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी इतना कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये सब पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये नैनो फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप फर्टिलाइज़र, ये एज अ गेम चेंजिंग फॉर फार्मर्स साबित हो सकता है। अब जान लेते हैं ये इफ़ को जो हम बार बार पढ़ते हैं, ये है क्या और ये कैसे हेल्प करती है गवर्नमेंट को और किसानों को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने और बेचने में। देखिए, इफ़को की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स। इफ़को इज़ अ होली ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा आपने पढ़ा हुआ पॉलिटी में, आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम सबको अधिकार है कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाने का। और DPSP आर्टिकल 43B, DPSP में ये मेंशन है 43B में कि हम कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती है एक कुछ पर्सन्स होते हैं, उनका ऑटोनोमस एसोसिएशन, जैसे कि वॉलंटरी जैसे मान लीजिए 10 आदमी ये आएंगे, ये इनका कुछ एक गोल होगा, कोई इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल कोई भी एक गोल हो सकता है। उन सबको
अचीव करने के लिए एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें ये कितने भी बड़े तौर पर सोसाइटी बना सकते हैं, तो उसमें ये लोगों को हेल्प करते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पर ये इफ़को जो है ये किसानों को कैसे मदद कर रही है, ये किसानों को ऐसे कर रही है, मान लो कोई एक कंपनी है, कोई भी फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो इस डैप को 800 रुपये में बेच रही है, लेकिन यही जो इफ़को ये लेस मिनिमम प्रॉफिट पे 600 रुपये में जो है वो बेच रही है किसानों को। तो जो इनके यहाँ जो फर्टिलाइज़र ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं फर्टिलाइज़र की, ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी तो मिनिमम प्रॉफिट में किसानों को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड ये बनी थी 3 नवंबर 1967 में और इसके प्रेजेंट CEO है उदय शंकर अवस्थी। ये एक मान लेते गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड कॉरपोरेटिव सोसाइटी है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, तो किसानों के भलाई के लिए, मतलब किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको फर्टिलाइज़र में जो भी नए नए फर्टिलाइज़र है उनको उचित दाम पर देने में ये कंपनी जो है ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की मदद करती है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पर, वेयर इंडिया Y20 प्री समिट स्टार्टेड। कहाँ पर U20 प्री समिट स्टार्ट हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख, और इसका पहला जो समिट था वो गुवाहाटी में हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि इस साल इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी करेगा, कहाँ पर होगी, वो कश्मीर में होगी दिसंबर 2023 में। तो उसका थीम क्या होगा, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है। द Y20 प्री समिट मीटिंग अंडर G20 होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। तो किसने होस्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। द मीटिंग विल फोकस ऑन 5 Y20 थीम इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग एंड हेल्थ। कुछ 30 देशों के डेलीगेट्स, 100 से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं और वो बात करेंगे कि कैसे हम नेशन बिल्डिंग या पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ये एक दूसरे के साथ कॉरपोरेशन करके काम कर सकते हैं। तो जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। तीसरा इन पर्सनल क्वाड समिट कहाँ होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, 2026 में कॉमनवेल्थ, 2032 में ओलंपिक, ब्रिस्बेन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं एंटोनी एल्बनीज़ हो जाते हैं। तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है, बनाया क्यों गया, इसकी कुछ पिछले बैकड्रॉप्स। देखिए आप सबको पता ही होगा कि जो इंडो पैसिफिक, ये है क्या, इंडो पैसिफिक होता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। पहले ये था एशिया पैसिफिक इसका नाम, हाल फिलहाल में इसको इंडो पैसिफिक बोला जाता है। जापान जो है और US, ये 2 इसके माने जाते हैं जनक। आपको पता है कि जापान और चाइना का हमेशा 20 का क्या बोलते हैं उसको, 19 का या कुछ आंकड़ा रहा है, मतलब कि जापान और चाइना हमेशा काउंटर रहे आपस में। तो क्योंकि इसका कारण है ये इंडियन ओशन, जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी पे, तो वो पूरा अधिकार जमाता है। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर कुछ और भी देश होते हैं म्यांमार, भूटान, कुछ एशियन देश, उनका भी हिस्सा है साउथ चाइना सी पे। लेकिन चाइना क्या करता है, वो अपना अधिकार जो है पूरा अधिकार साउथ चाइना सी पे जताता आया है। और जितने भी ये देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, आप पढ़ोगे, ये डेप्थ कंट्रीज़ हैं किसके, चाइना के। चाइना ने उनको, तो इंडियन ओशन को फ्री ट्रेड एज अ फ्री ट्रेड रीजन
क्योंकि ये इंडियन, जैसे मान लीजिए इंडियन है या चाइना और यहाँ श्रीलंका, ये जो इंडियन ओशन है ये ट्रेड के लिए एशियन कंट्रीज़ के को यूएस से जोड़ने के लिए, अफ्रीका जो कंट्री है उसको जोड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो यूएस है उसका यही रहा है हमेशा मत कि जो ये साउथ चाइना जो ये इंडियन ओशन है इसको फ्री रखा जाए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन चाइना जो है इस पर अधिकार जमाता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट हुआ। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हाल फिलहाल में ये क्वाड जो एसोसिएशन है इसको बनाया गया। इंडो पैसिफिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 38 देश इसके अंदर आते हैं, 65% 65% पॉपुलेशन इसके अंदर आती है और जीडीपी का ये 62% हिस्सा इस इंडो पैसिफिक एरिया में आता है। इंडो पैसिफिक आप कह सकते हैं ये इंडिया ने कि अलग अलग डेफिनेशन, अलग इसका कोई डेफिनेशन है, तो इंडिया के लिए कुछ और डेफिनेशन है, यूएस के लिए कुछ और, जापान के लिए कुछ और डेफिनेशन है। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, जैसे आपने पढ़ाया होगा मालाबार एक्सरसाइज होती है इन चारों क्वाड मेंबर के बीच में। तो ये इस बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, पिछली बार ये जापान में हुई थी। और कुछ और एक्सरसाइजेज हम देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं इंडिया, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एक है वायु प्रहार इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच हुई। फ्रिंज एक्स ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच हुई। फ्रेंच आर्मी, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच हुई। डेजर्ट फ्लैग ये एयर मल्टीलेटरल मीन्स बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कोबरा वॉरियर, ये भी एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज थी। उसके बाद आते हैं धर्म गार्जन ये जापान और गढ़वाल रेजिमेंट इंडियन आर्मी जापान में हुई। तरकश ये इंडिया और एनर्जी, यूएस और एनर्जी के बीच हुई चेन्नई में। प्रलय ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एज अ इन्फिल्ट्रेशन जो भी हमारे साथ चाइना के साथ जो हमारे मुद्दे या फिर जो पास्ट में हुई लड़ाइयाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने LAC पे ये एक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ किया, उसका नाम है प्रलय। खंजर ये इंडिया एंड किर्गिस्तान। सी ड्रैगन इंडिया एंड USA। कॉनकान ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये इंडिया एंड UK अरेबियन सी में हुई। एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र जो इंडिया एंड सिंगापुर जो कि जोधपुर में हुई। ये कुछ थी जो इस साल अभी तक हुई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नासकॉम, ये इसका आंसर हो जाएगा अनंत महेश्वरी। इनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन नासकॉम का। नासकॉम की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नासकॉम क्या है? नासकॉम एक IT नॉन प्रॉफिट और एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। ये बेसिकली काम कर क्या करती है, जो IT जो कंपनी होती है भारत में और जो BPO कंपनी जो होती है भारत में, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है गवर्नमेंट के सामने। एडवाइसरी जिसे बोल सकते हैं हम, एडवाइसरी ऑर्गेनाइजेशन है। जो भारत में IT जो BPO कंपनी है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। वो काम कर वो ये उसका यही काम होता है जो कि IT रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट भारत में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इंडिया जो है या इंडियन गवर्नमेंट कैसे IT सेक्टर में और ज़्यादा काम कर सकती है, तो वो ये सुझाव जो है गवर्नमेंट को देने का या अपनी बात मीडिया में रखने का ये काम करती है। इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अनंत महेश्वरी, ये अभी फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं। नासकॉम फाउंडेड देवांग मेहता और नंदन नीलकनी। फाउंडेड कब हुआ? ये 1 मार्च 1988 को फाउंड किया गया। प्रेसिडेंट अभी इसके देवजानी घोष जी हैं एंड हेडक्वार्टर नोएडा में इसका उत्तर प्रदेश में है। BVR सुब्रमण्यम CEO अभी बने हैं नीति आयोग के।
सुधाशिव कुमार ये प्रेसिडेंट हैं, अभी प्रेसिडेंट बने हैं किसके, फिक्की लेडीज़ एसोसिएशन के। एंड विशाल कनवती ये बनाए गए चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ एन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जापान हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स कंट्रीज फर्स्ट अबॉर्शन बिल। देखिए बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आपको देखने को अबॉर्शन देखने को ना मिले, बहुत सारे हैं जहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी जो बड़े बड़े जो नेशन है वहाँ पर अभी भी अबॉर्शन जो है बैन है या फिर कुछ रूल्स के साथ वहाँ पर है। तो जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अबॉर्शन बिल जो है उसको अप्रूव किया है। द मिनिस्ट्री फार्मास्यूटिकल बोर्ड ग्रांटेड अप्रूवल टू द मी फीगो पैक एंड abortion bill manufactured by British pharmaceutical line Pharmastry has approved the country's first abortion pill. The medication consists of two types of pill and can be used within 9 weeks of pregnancy. Within 9 months of pregnancy आप ये जापान में ये पिल यूज़ कर पाएंगे फॉर अबॉर्शन। भारत में जो है, भारत में भी ये रूल है, ये जान लेते हैं कि कौन सा ये रूल है और कैसे। जो सिंगल और एन अनमैरिड वुमेन है वो भी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट करा सकती हैं भारत में। उस किस लॉ के अंदर, वो है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। उसके अंदर भारत में कोई भी जो सिंगल या अनमैरिड वुमेन है वो भी अबॉर्ट करा सकती है। उसके लिए 20 वीक अगर हैं तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट की ज़रूरत है। अगर 24 वीक है तो आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसेंट की ज़रूरत है ये कराने के लिए। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सबने पढ़ा होगी, चाइल्ड केयर लीव जो है वो अब आज तो प्राइवेट में भी ये अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको दी जाती है चाइल्ड केयर लीव। वो 730 दिनों की ये लीव होती है। 18 साल तक कोई बच्चा, वो 18 साल होने से पहले ये 730 दिन की वो महिला ये महिला लीव ले सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अभी हाल फिलहाल में सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है। इसके अंदर GDP 2022 जो 2022 में GDP का कितने % किस देश ने अपने मिलिट्री पर खर्च किया है, इसका एक पूरा इन्होंने ब्यूरो दिया है। तो जान लेते हैं, इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग 81.8 बिलियन, हमने 81.4 बिलियन अपनी मिलिट्री के पर खर्च किया। 4th हाइस्ट इन द वर्ल्ड, इट वॉज 6% मोर देन 2021। 6% ज़्यादा है 2021 पे जो हमने खर्च किया था उससे ज़्यादा। टॉप 5 हैं यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया। देखिए किसी भी देश के लिए ये मिलिट्री एक्सपेंस जो होता है ये अच्छा नहीं है। अच्छा इन द सेंस, आप इससे क्या कर रहे हो, आप जो मूलभूत अपनी जिस पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया या फिर डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल गोल जैसे अब 2030 तक हमको अचीव करने हैं, उस पर हम ये सब एजुकेशन हो गया, वहाँ पर कटौती कर हम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस पर स्पेंड कर रहे हैं। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इस तरह की हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है और बौखलाया रहता है, और चाइना जो है वो इसको बोलते हैं कि उभरता हुआ सितारा। तो वो जब आदमी चरम पर होता है तो जब आदमी के पास पावर हो जाती है तो वो अपने आने वाले जो आसपास है उनको कुचलता चला जाता है। वो चाइना का हो रहा है, वो ईगो में है इस टाइम चाइना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अपनी जो आर्मीज़ है उनको मॉडर्न और अपग्रेडेड करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी, ये स्पेंडिंग जो है हम जो स्पेंड करते हैं ये
अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है और एक स्टेबिलिटी, रीजन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी एक जानी जाती है। मतलब कि अनस्टेबिलिटी कैसे, अगर आपके साथ युद्ध हो गया, इसके साथ आपकी नहीं बन रही है नेबर के साथ, तो ये अनस्टेबिलिटी का क्रिएट करेगी। और स्टेबिलिटी कैसे, इधर चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर हम हो गए इंडिया, हमारा प्यारा भारत हो गया, तो हम जो हैं इन तीनों के साथ कि तू मेरे से बड़ा, मेरे तेरे से बड़ा, मैं भी अब वो हूँ, मैंने भी देख मेरे पास भी कितने हथियार हैं, तेरे पास भी हैं, तेरे पास भी हैं, तो इससे एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये एक अच्छे साइन नहीं है आने वाले किसके लिए, पीस, वर्ल्ड पीस के लिए एक अच्छे साइन नहीं होते हैं। बट एज अ रशिया एंड यूक्रेन वॉर आप देख सकते हैं चलते 1 साल के लगभग हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो आजकल कोई भी देश जो है अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ज़्यादा स्पेंडिंग अपने मिलिट्री बजट में करते हैं, और वो हमको देखने को भारत में भी मिलता है। भारत में ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो इतने लंबे समय से डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन जो रुका हुआ है उनको हमको पूर्ण करना होगा। ये अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, भारत की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, BRO पुट्स अप साइन बोर्ड डिस्क्राइबिंग माना एज फर्स्ट इंडियन विलेज। पहले हम देखते थे कि आप रोड पर जा रहे होंगे तो आप देखते थे छोटा सा बोर्ड, माना लास्ट विलेज आपको देखने को मिलता होगा। अब ये इंडिया का पहला विलेज इसको घोषित कर दिया गया कि माना जो है इंडिया का पहला विलेज होगा। माना विलेज इन यूके उत्तराखंड विच वॉज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड द लास्ट इंडियन विलेज विल बी एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। ये किस प्रोग्राम के तो अंडर आया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है। तो इट इज़ डिज़ाइन टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रेजिडेंट इन सिलेक्टेड बॉर्डर कम्युनिटीज़। बॉर्डर जो स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल, ये जो देश हो, ये जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, इनके जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके लिविंग ऑफ रेजिडेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पर मूलभूत बेसिक एमिनिटीज़ पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ताकि वो भी मेन सिटीज़ हैं या मेन सिटीज़ जैसी सुविधा वहाँ पर भी दी जा सके। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट अगर किसी भी देश का, किसी भी जगह का, रीजन का डेवलपमेंट करना है तो आपको 2 चीज़ मैं मानता हूँ कि करनी चाहिए। एक तो सड़क वहाँ तक पहुँच सके, अगर कनेक्टिविटी होगी तो सबसे पहला ये है कि कनेक्टिविटी उस जगह तक पहुँचे। कुछ ऐसे हमारे देश में अब भी जगह है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कि मेन मार्केट या मेन सेंटर से कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो कनेक्टिविटी अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ पर लोग आ जा सकेंगे, हम उस जगह के बारे में जान सकेंगे, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है वो जान सकेंगे। एक दूसरी बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पर पानी की सुविधा, बिजली, पढ़ाई, एजुकेशन, ये प्रोवाइड कर देंगे तो वो अपने आप डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा या हो जाएगा। तो इसमें 2967 विलेजेस को चयन किया गया है जो कि 19 डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। ऑल्सो एम टू प्रमोट रूरल टूरिज्म, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसको करने से टूरिज्म बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन द बॉर्डर कम्युनिटीज़। द प्रोग्राम government vision improving the standard of living in rural areas and promoting inclusive growth. क्वेश्चन पर जाते हैं, recently Dash has received GI tag from शिवागंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा मना मदुरई पोट्री, इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। और ये जो 3 ऑप्शन है ये भी तमिलनाडु के ही हैं जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। श्रीविल्लीपुतुर पलकोवा, डिगुल लॉक्स और कंगडंगी साड़ी, इन सबको GI टैग्स अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। और कुछ GI टैग्स और पढ़ लेते हैं, जैसे मार्चा राइस बिहार, बनारस पान UP,
बनारस लंगड़ा आम यूपी एंड अलीगढ़ ताला यूपी, नगीना वुड क्राफ्ट यूपी, हाथरस हिंग यूपी एंड कन्याकुमारी क्लोव्स तमिलनाडु। इन सबको रिसेंटली, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, इन सबको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। पहला जीआई टैग कब किसको दिया गया था? पहला जीआई टैग दिया गया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2023 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था और पहला जीआई टैग वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को दिया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ रिसीव्ड 2023 इमिग्रेशन अचीवमेंट अवार्ड? नीली बेंडापुडी को दिया गया है 2023 का इमिग्रेशन अचीवमेंट अवार्ड। इमिग्रेशन अचीवमेंट अवार्ड मतलब कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं यूएस में, वो जो भी अच्छे काम करते हैं या किसी भी फील्ड में, तो उनको ये अवार्ड या ये अवार्ड दिया जाता है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में थी क्योंकि इनको यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप की टास्क फोर्स जो बनी थी उसमें एक मेंबर के तौर पर इनका सिलेक्शन हुआ था। अब फ़िलहाल में ये पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी या इम्पॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ हैं। तो कुछ और अवार्ड्स एंड ऑनर की रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे आशा भोसले को अभी फिलहाल में आशा भोसले को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। सोनम वांगचुक को प्रेस्टिजियस संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। एंजेला मार्कल को जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया। एंड उषा पटनायक को कौन सा अवार्ड दिया गया? मेलकॉम एडिसस अवार्ड, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। एंड राज सुब्रमण्यम, इनको प्रवासी भारतीय, ये फेडेक्स के प्रेसिडेंट या चेयरमैन भी बोल सकते हैं, ये हैं। और नंदिनी गुप्ता जो बनी अभी मिस इंडिया 2023 में। और कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया। एंड CR राव, इन्होंने जीता इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक्स 2023। कश्मीर की आलिया मीर, इनको क्या अवार्ड दिया गया? इन्होंने जीता वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। लुइस कैफली, इन्होंने जीता 2023 का एबल पुरस्कार। व्यास सम्मान 2022 पागल खाना के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। एंड RRR और नाटू नाटू विन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर 2023। इसी के साथ इतना ही रखते हैं। एंड तो आपके लिए 10 टिप्स फॉर स्टडी स्किल्स। फाइंड द बेस्ट स्टडी मेथड फॉर यू। ईट वेल, exercise regularly, stay positive, get enough sleep, take breaks, set goals, find the best study time for you. एग्ज़ाम can be good, sleep on it. तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाइए। तो इसी के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। आई विल गो फॉर इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।